तो सभी छात्रों को जय हिंद। और आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5, जिसमें हमें द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से भारत में शासन प्रणाली को चलाया जाता है। और उस शासन प्रणाली के अंतर्गत जो हमारी कार्यपालिका है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उस कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है और किस प्रकार से वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि संविधान के कुल 22 भाग में जो हमारा 5वां भाग है, उसमें दिया है द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। 5वें भाग के अंतर्गत द यूनियन एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे हमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे संबंधित प्रश्नों की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। अब कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी होंगी पहले भी अपने सिविक्स की क्लास में, जब हम लोग छोटी क्लास में थे। अब कंपटीशन में आ गए हैं तो आसान चीज़ें भी थोड़ा टफ लगती हैं, चूँकि डर लगता है कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले किसी भी दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ पे जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, अगर हम ये कहें कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। पहला, संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन प्रणाली, और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। हमें इस चीज़ को कंफर्म करना होगा कि संसदात्मक, व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन द डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र के अंदर हम संसदात्मक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें संसद सर्वोच्च होती है, जहाँ पे कोई भी कार्य बिना संसद के नहीं हो सकता। कानून बनाएगी संसद, शासन व्यवस्था को संचालित करेगी संसद, राष्ट्रपति संसद, लोकसभा संसद, राज्यसभा संसद का हिस्सा। यानी जिस देश में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था संसद के अधीन हो, उस देश की शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, जैसे हमारा भारत। दूसरी, प्रेसिडेंशियल रूल सिस्टम क्या है कि जहाँ पे जिस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रचलन है, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपको मिल जाएगा, उदाहरण के रूप में सबसे सरल उदाहरण यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। अमेरिका के संविधान में वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो एक प्रकार से कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और वो वास्तविक अध्यक्ष होता है, रियल पावर। लेकिन अगर भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत अगर हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो हमें पता चलेगा वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री के पास है। तो एक बात तो ये तय हो जाती है कि जो हमारी संघीय कार्यपालिका है, इस संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो संघीय कार्यपालिका में हमारे यहाँ सबसे पहले तो शामिल है, कार्यपालिका हमारी है ही। कार्यपालिका के बाद हम व्यवस्थापिका को जोड़ते हैं। अच्छा देखिए, शासन का स्तंभ क्या है। भारत में शासन के स्तंभ जो हैं वो हैं 3। कौन कौन से? एक तो हमें पढ़ने को मिलता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। दूसरा है व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। और तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ठीक, कार्यपालिका का क्या कार्य है? शासन व्यवस्था का संचालन करना। और व्यवस्थापिका का काम है विधियों का निर्माण यानी कानून बनाना।
और जुडिशरी का काम है कि अगर शासन व्यवस्था में कोई गड़बड़ है तो उसे दंडित किया जाए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो कार्यपालिका है, तो बात कर रहे थे शासन के स्तंभ के आधार पे। देखिए, कार्यपालिका में हमारे देश की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसमें राष्ट्रपति सम्मिलित होता है। और जो हमारे यहाँ कानून निर्माण होता है, यानी जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो राष्ट्रपति भी तो संसद का अंग है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो हमारे देश में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका लगभग दोनों एक ही है, न्यायपालिका अलग है। यानी वो व्यक्ति जो कार्यपालिका में शामिल है वही व्यक्ति व्यवस्थापिका में शामिल है। इसलिए हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक ही है, बस दिखने में हमको अलग अलग लग रहा है। अब बात करते हैं अपने प्रश्नों पर, जो हम लोग कंपटीशन के टाइप के क्वेश्चन के लिए क्लास स्टार्ट किए हैं। बात आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आज का टॉपिक यही था, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित क्या परीक्षा के प्रश्न हैं? पहली बात, अभी हमने देखा कि हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो अपनाई गई है। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब बात आती है राष्ट्रपति के ऊपर। प्रश्न सबसे पहला ये बनता है कि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष, यानी भारत की कार्यपालिका का औपचारिक रूप से यह अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। यानी नाम मात्र की शक्ति इनको दी गई है, नाम मात्र का अध्यक्ष। अगर हम रियल पावर की बात करें तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति है वो लोकसभा के द्वारा होती है, शासन प्रणाली को संचालित करना। और लोकसभा में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के व्यक्ति मिल करके भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो अगर प्रश्न ये कहता है कि भारत की कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष या औपचारिक प्रमुख, तब तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर प्रश्न यहीं पे ये कहता कि भारत की कार्यपालिका का औपचारिक शब्द ना दे करके आपसे प्रश्न कहता वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर वास्तविक अध्यक्ष की बात होती तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाता उत्तर। ठीक, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी हम कंपटीशन की वजह से इतने एग्रेसिव होते हैं कि आसान से प्रश्नों का जवाब हम लोग गलत कर देते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि वास्तविक अध्यक्ष अगर पूछता है, वास्तविक अध्यक्ष तो हमारा प्रधानमंत्री होगा, ना कि राष्ट्रपति होगा। चलिए, अब बात कर रहे थे आगे। दूसरी बात अब आती है राष्ट्रपति बनने के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दूसरी बात, भारत का राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। और इस बात का जिक्र फिलहाल अनुच्छेद 53 में बताया गया है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख हुआ है। अब बात आती है राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, क्या एबिलिटी है। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की क्या योग्यता है। तो पहली बात, योग्यता का जिक्र किस अनुच्छेद में हुआ है? आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जो बातें दी गई हैं संविधान में, उसको वो प्रदर्शित करता है। पहली बात कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि कोई भी कार्य है अगर, तो भारत का नागरिक भारत में जरूर होना चाहिए। पहली बात तो कहा गया है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कहा गया है न्यूनतम आयु
35 वर्ष। तीसरी बात तो नहीं जोड़ी गई है, लेकिन यहीं पे एग्जामिनर आपसे लिख देगा कि अधिकतम आयु जरा बताइए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आयु की बात तो की गई है संविधान में 35 वर्ष। अधिकतम आयु जब पूछता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, सोचते हैं 65 वर्ष होगा। नहीं, राष्ट्रपति की अधिकतम आयु का संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं है, यानी संविधान में वर्णित नहीं है। कहीं भी अधिकतम आयु का संविधान के अंतर्गत कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होगी, न्यूनतम आयु कितनी होगी, वो 35 वर्ष होगी। तीसरी बात क्या बोलता है, तीसरी बात कह रहा है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा बात दी गई है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य के बनने की योग्यता वो रखता हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा के लिए। तो यहाँ पे ये 3 बातें बोली गई हैं। देखिए, अगर आपको ये 3 ऑप्शन दे के चौथा ऑप्शन ये दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन अगर वो दे देता है कि वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, तो इस शब्द का कोई भी उल्लेख संविधान में हमें कहीं नहीं दिया गया है, यानी ये लाइन कहीं नहीं जोड़ी गई है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कहीं पागल और दिवालिया नहीं। एजुकेशन लेवल मैट्रिक है, पीएचडी है, संविधान का एलएलबी एलएलएम है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ यही 3 बातें भारत के राष्ट्रपति के लिए लागू होती हैं। ठीक, तो ये तो रही योग्यता की बात। अब इसके बाद इनको चुनेगा कौन, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। टॉपिक राष्ट्रपति का ही चल रहा है तो उन्हीं से संबंधित है ये। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बात तो आपको ऑप्शन वो दे सकता है इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। फिर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एकल संक्रमणीय पद्धति। दो बातें अक्सर परीक्षा में मिल ही जाती हैं। पहली बात, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अगर बात करें तो जो जनता जिसमें वोट ना करे, व्यक्तिगत तौर पर जनता राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती, इनडायरेक्ट तरीके से जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं फिर वो प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। वो कौन कौन से प्रतिनिधि हैं उनका भी हम लोग आगे अभी जिक्र करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दूसरा बात लिखिए, एकल संक्रमणीय पद्धति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। क्या होता है एकल संक्रमणीय पद्धति? देखिए, एकल संक्रमणीय पद्धति के अंतर्गत मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, कोई 3 व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि अगर ए को सबसे ज़्यादा मत मिले तो ए विजेता हो जाएगा। नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले और जिसको सबसे कम वोट मिला, उसके वोट को इन दोनों में बराबर बांट दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा न्यूनतम कोटा, उससे अधिक किसने वोट हासिल किया है। इसी को हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। यानी जो यहाँ सबसे बाद में आएगा, सबसे लास्ट में, वो विजेता बनेगा। सबसे लास्ट में आने का मतलब जो लास्ट में आता है उसके वोटों को अगले जो कैंडिडेट टॉप 2 के होंगे उनमें वो डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद जिसका वोट प्रतिशत ज़्यादा आएगा वही जीतेगा। इसी को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक, ये 2 बातें यहाँ पे हैं। उसके अलावा
कह रहा है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग से करवाएगा। फिर चौथी बात ये पूछी जा सकती है आपसे परीक्षा में कि अगर विवाद हुआ चुनाव में, तब इसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को। राष्ट्रपति के चुनाव को कौन संपादित करवाएगा? तब तो निर्वाचन आयोग करवाता है, लेकिन राष्ट्रपति के विवाद में अगर चुनाव में कोई विवाद है तो फिर ये कहाँ मुद्दा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न यहाँ पे थोड़ा और डीपली जा सकता था। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता था कि निर्वाचन आयोग में कौन चुनाव करवाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा या राज्यसभा का जो महासचिव होता है वो बतौर ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित करता है। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे इन प्रश्नों को पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का जो चुनाव, निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा राष्ट्रपति का, ठीक है, लेकिन उसमें कौन होता है वो निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी जो संचालित करेगा चुनाव को? तो लोकसभा या राज्यसभा का जो महासचिव होगा वो संचालित करता है राष्ट्रपति के चुनाव को। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो खुद ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की खुद ही नियुक्ति करता है, तो वो इनके चुनाव में फिलहाल वो पद रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा। व्यक्ति यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव आ जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा राष्ट्रपति का। विवाद अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट। विवाद अगर होता है तो कितने दिन के अंदर सूचना देनी होगी? 30 दिन के भीतर। तीस दिन के भीतर सूचना देनी होगी। और फिर एक बात ये पूछ सकता है कि कुछ प्रस्तावक होने चाहिए जिन्होंने प्रस्ताव किया हो कि हाँ वोटिंग में कोई गड़बड़ी हुई है। हाँ, कम से कम 20 प्रस्तावक कम से कम होने चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित गड़बड़ी अगर उनको लगता है तो वो अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन वो 20 प्रस्तावक कौन होंगे? जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया होगा, उन्हीं में से कोई 20 व्यक्ति होंगे। लेकिन अब बात अगर ये आए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है और राष्ट्रपति के पद के लिए यहाँ पे प्रस्तावक की संख्या कितनी होगी? कितने व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर जिस व्यक्ति को लड़ाया जा रहा है उसकी वो प्रस्तावक बने हैं? तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या होगी 50। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम, उस पर कंफर्म करने के लिए न्यूनतम कितने प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है? तो 50। ये 50 लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर विवाद से संबंधित तो प्रस्तावक कम से कम 20। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख सबसे पहले किस जगह पर दिया गया है? तो आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एक तरीके से एक पूरा
निर्वाचक मंडल होता है जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आर्टिकल 54 के अंतर्गत यहाँ पे बातें दी गई हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि इसमें कौन कौन हिस्सा लेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 545, 245, तो 545 यानी लोकसभा, 245 यानी राज्यसभा। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना होगा कि 545 में से 543 और 543 जो है ये निर्वाचित होते हैं और ये 2 मनोनीत होते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 233 निर्वाचित होते हैं और बचे हुए 12 ये मनोनीत होते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सब हिस्सा लेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन ये 2 व्यक्ति और यहाँ ये 12 व्यक्ति ये शामिल नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं इन 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, 2 एंग्लो इंडियन को, और राष्ट्रपति खुद 12 व्यक्ति जिसको आपने पढ़ रखा है कि साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को चयनित किया जाता है। 12 सदस्य जो कि राज्यसभा में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ही सलाह से करता है, लेकिन करता राष्ट्रपति है, और इन 12 सदस्यों के मनोनीत करने की प्रक्रिया को हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है, ये भी हमने कहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये 12 और ये 2 यहाँ पे कट जाएंगे। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हो गए। अब तीसरी बात है विधानसभा, और विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अब बात ये आती है कि विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। क्या सब भारत के कितने राज्यों में विधानसभा है? तो भारत में फ़िलहाल हमको अभी तक जो आंकड़ा हम लोगों को पता है कि जितने राज्य हैं भारत में, उसमें तो भारत में सभी राज्यों में विधानसभा है। प्लस क्या कुछ केंद्र शासित राज्य भी हैं जहां पर विधानसभा है? हाँ, केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली, पांडिचेरी और J&K यानी जम्मू और कश्मीर। फिलहाल अभी यहाँ तक चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ पे विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। तो अभी वर्तमान में फिलहाल 3 केंद्र शासित राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पे भारत में विधानसभा का प्रावधान है। क्या इनके भी मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भारत के सभी राज्य हैं जिनकी संख्या अभी वर्तमान में कितनी संख्या है इसको आप कंफर्म कर लेंगे, 28 है कि 29 है, ये हमारी तरफ से आपको एक होमवर्क है। तो सभी राज्य तो शामिल होंगे, प्लस साथ में केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, उनमें से 3 की संख्या है दिल्ली, पांडिचेरी और J&K, वो भी शामिल रहेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन के नियुक्त होने का प्रावधान है, और ये 2 एंग्लो इंडियन ये वहाँ उस राज्य की विधानसभा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे गड़बड़ ना हो नहीं पाए, अक्सर ये गलतियाँ होती हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई नॉर्मली तरीके से कि इस प्रकार से आपके सामने डाटा रखा जाएगा, ठीक। तो हम इस बात को फ़िलहाल मिटाते हैं और फिर से देखते हैं एक बात। अब यहाँ पे कह रहा है एक सरल सी भाषा में कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट जो निर्वाचक मंडल होगा, इसमें कौन कौन सा मतदान करेगा। तो यहाँ पे मतदान जो करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
ठीक। लोकसभा, राज्यसभा प्लस सभी राज्यों की, जिसमें हमने आपसे कहा जो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और J&K, वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होंगे शामिल, यही बात आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर से। ठीक, तो इस प्रकार से आपके साथ ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगली बात, राष्ट्रपति चुनाव में अगर किसी उम्मीदवार को जो उसका निर्धारित कोटा है, एक न्यूनतम कोटा होगा कि न्यूनतम कोटा कितना है, कि कितना मत आपको कम से कम हासिल करना है, तो न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार का जो न्यूनतम कोटा है, तो न्यूनतम कोटा है 1/6। ये जो न्यूनतम कोटा है पूछा जाता है अक्सर कि राष्ट्रपति के चुनाव का न्यूनतम कोटा कितना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा 1/6। अगर ये कोई उम्मीदवार 1/6 यानी कुल वोटिंग का 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं करता है, तो फिर उस न्यूनतम कोटा जो उसने निर्धारित किया है, अगर न्यूनतम कोटा हासिल ना हो तो जमानत राशि कितना देना पड़ती है, तो जमानत राशि आपको 1500 रुपये देनी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जमानत राशि है वो 1500 रुपये अभी तक निर्धारित है। अगर आपका 1/6 कुल वैध वोटों का अगर 1/6 हिस्सा आपको नहीं मिलता है, तो जमानत राशि आपको 1500 रुपये देनी होगी। कल क्लास में एक छात्र बोल ही पड़ा अचानक, कह रहा है कि ये 1500 रुपये कहाँ जाएगा। 1500 रुपये ये भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है RBI, उसमें इसको जमा कर दिया जाता है उस उम्मीदवार के द्वारा। अब वो कैश में दे सकता है, पेटीएम, गूगल पे, UPI, आजकल बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, या चेक भी लगा सकता है, जो भी हो सिस्टम। तो कुल मिलाकर के ये बातें हैं कि वैध मतों का इतना होना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम प्रस्तावक कितने होने चाहिए। तो जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन रहा है उसके लिए कम से कम 50 व्यक्तियों के प्रस्तावक होने चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पे शामिल हैं। ठीक, अब बात अगली आती है कि राष्ट्रपति का जो ये निर्वाचक मंडल है, इसमें जो वोटों का कोटा है हम कैसे उसे निकालते हैं। तो जो राष्ट्रपति का जो वोटों का प्रतिशत है, अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि एक विधायक का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य अगर हमें निकालना हो तो हम इसके लिए क्या फार्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या को हम भाग कर देंगे उस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या से, और इसको हम गुणा कर देंगे 1/10 से। 1/10 से हम मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमको फिर पता चल जाता है कि कितनी संख्या आएगी, कितना मत का मूल्य होगा उस राज्य के विधायक के, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होगा। तो इस प्रकार से अक्सर परीक्षा में हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
और आप लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति से संबंधित बहुत प्रश्न हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। और जैसे कि महाभियोग की बात करता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के आधार पर राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, तो क्षमादान किसके अंतर्गत दे सकता है, ये भी हमने पढ़ा है कि क्षमादान जो है वो हमें दे सकता है किसके आधार पे, अनुच्छेद 72 या 73, आगे उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो 1/10 हमने लिखा था, माफ़ी चाहूँगा, वो 1/1000 होगा। और यहाँ पे एक विधायक के मत का मूल्य इस प्रकार से हम इस फार्मूले के आधार पे निकालते हैं। अब बात आई कि एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, हम ये जो विधानसभा की मत संख्या आई है, एक विधायक के मत का मूल्य, हम क्या करते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के मतों का मूल्य, और इसको हम भाग कर देंगे। सभी राज्यों की विधानसभा के मतों का मूल्य हम यहाँ पे ज़रूर ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पे। अब बात आई सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पे, तो देखिएगा यहाँ पे आपने देखा 3 ही व्यक्ति शामिल थे, लोकसभा शामिल थी, राज्यसभा शामिल थी और राज्य की विधानसभा शामिल थी। तो राज्य की विधानसभा ऊपर आ गई और लोकसभा और राज्यसभा को हम नीचे कर लेंगे, यानी लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इनके जो सीटों की संख्या है, राज्यसभा सीटों का योग। तो हमें पता है कि लोकसभा अभी हमने देखा 543 और यहाँ हमने देखा राज्यसभा में 233, इनको जोड़ लेंगे तो सभी राज्यों की विधानसभा के मतों का योग, उसको हम भाग कर देंगे कुल राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों की संख्या से। इस प्रकार से हमें ये पता चल जाएगा कि एक संसद के मत का मूल्य कितना है। ठीक, तो इस प्रकार से एक विधायक के मत का मूल्य और एक संसद के मत का मूल्य इस आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आगे बात ये आती है कि जो ये राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या है और जो उस राज्य की जनसंख्या है, ये जनसंख्या हम इसको किस आधार वर्ष के आधार पे लेते हैं, तो 1971 के आधार। अभी तक तो फिलहाल संविधान में अभी तक 1971 के वर्ष को आधार वर्ष बेस ईयर माना गया है और ये अभी रहेगा सन 2026 तक। सन 2026 के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। 1971 को ही बेस क्यों माना गया? 2011 तक की जनगणना हो चुकी है, लेकिन 1971 को क्यों लेते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है अपने आप में। देखिए, 1971 का मुद्दा इसलिए हमने लिया है चूँकि जो एक विधायक के मत का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या, और हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। अगर उस राज्य की जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो वहाँ सीटें भी ज़्यादा होंगी, और अगर मान लीजिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों की तुलना कम है, अगर उसको हम 1/1000 से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकालेंगे तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य केरल के एक विधायक के मत के मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर हो, काफ़ी अंतर हो। तो इस वजह से अभी तक सरकार ने, क्योंकि जो भारत का उत्तर का एरिया है, उत्तर भारत, यहाँ पे जनसंख्या में असामान्य तरीके से वृद्धि हुई, लेकिन जो भारत का दक्षिण भारत का इलाका है उन्होंने जनसंख्या पे अपने नियंत्रण किया, और हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। इस वजह से सरकार ने कहा कि 1971 को अभी आधार वर्ष बनाए रखा जाए, ताकि किसी अन्य राज्य को ये ना लगे कि हमारे राज्य की जनसंख्या भी हमने नियंत्रित कर ली और फिर भी हमारे एक विधायक के मत का मूल्य। तो इस वजह से 1971 को अभी तक बेस माना गया है, ये 2026 में बदलाव होगा। अब बात आती है मतगणना की। अगर अब हम बात करें लास्ट पॉइंट मतगणना की, तो जो मतगणना होती है राष्ट्रपति के चुनाव की, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतगणना की जाती है, यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे न्यूनतम कोटा निकालते हैं, और न्यूनतम कोटा हम निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुल लीगल वोट जो पड़े, जो कुल मत पड़े हैं, टोटल लीगल वोटर जो हैं उनको हम लेते हैं और उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं और इसमें +1 कर देते हैं।
तो इस प्रकार से हमें कुल वैध मतों के आधे से कम यानी एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक अगर प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से कम, कुल वैध मतों से, वैध मतों के आधे से कम और उसमें एक जुड़ेगा, यानी 50% से जो ज़्यादा वैलिड वोट हासिल करेगा उसी उम्मीदवार अधिक प्राप्त करता है। इसी को हम पहली बात तो कहते हैं न्यूनतम कोटा। ठीक, न्यूनतम कोटा तो ये है। इस प्रकार से हम मतगणना करते हैं और मतगणना के क्रम में हम क्या करते हैं, वरीयता क्रम का ध्यान रखते हैं। ये भी प्रश्न आया है कई बार कि राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता क्रम प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है और वरीयता क्रम में यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। सपोज दैट अगर किसी ने कुल वैध मतों का आधे से अधिक यानी 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लिया है तो उसे उस उम्मीदवार को सफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, फिर क्या होगा कि दूसरे चक्र की गणना फिर से शुरू की जाएगी और दूसरे चक्र में मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 4 कैंडिडेट लड़ते हैं, A, B और C और D, A, B, C और D, ये 4 उम्मीदवार हैं और 4 उम्मीदवारों में न्यूनतम कोटा जो है वो 1251 मतों का हुआ और 1251 मतों में अब हम क्या करते हैं कि इस आधार पे हम निकालते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट इसमें सबसे कम मिलता है D को और सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है A को और फिर मिलता है B को। तो ये लास्ट का जो ये दोनों C और D का है, इनके कोटे को हम इन दोनों में बराबर डिवाइड कर देते हैं और इस प्रकार से हमें वरीयता क्रम यानी सबसे ज़्यादा हमें ये चेक करना होता है कि किस प्रत्याशी को दूसरी मतगणना में, पहली मतगणना में कोई एक व्यक्ति न्यूनतम कोटा के ऊपर चला गया, दूसरी जनगणना में कोई 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो अगर न्यूनतम कोटे के बाद A, B चले गए, C, D हार गए, न्यूनतम कोटा वो हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो दोनों का मत है उन दोनों के मतों को डिवाइड कर दिया जाएगा ऊपर दोनों के बीच में, फिर उसमें से जिसका ज़्यादा होगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव की मतगणना कराई जाती है। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को, उनकी नियुक्ति को, उनके कार्यपालिका के अंदर उनकी व्यवस्था को, इन सारी बातों को हमने पढ़ा इस क्लास के अंतर्गत। अगली क्लास राष्ट्रपति के ही टॉपिक से आगे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर हैं, उनकी विधायकी शक्तियां हैं, उनके वीटो पावर हैं, उनकी किसके नियुक्तियां हैं, किस प्रकार से वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कैसे वो मंत्रिपरिषद के व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, कैसे वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इन सभी बातों को, कैसे वो इमरजेंसी का प्रावधान उसकी घोषणा करता है, इन सारी बातों का हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। बाकी आप लोग ईमानदारी से मेहनत अपनी जारी रखिए। सभी छात्रों को जय हिंद।